हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ईजी 303 का मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोलीपोलाइडी क्या है। पोलीपोलाइडी को बोला जाता है बहुगुणिता। क्या है बहुगुणिता? तो बहुगुणिता क्या होता है? तो नाम से जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारा गुण होगा, ठीक है। तो किसी जीव में सामान्य गुणसूत्र संख्या का विचलित हो जाना ही बहुगुणिता कहलाता है, ठीक है। मतलब जितना गुणसूत्र रहना चाहिए उससे उतना नहीं रहेगा, उससे अधिक रहेगा या उससे कम रहेगा, ठीक है। किसी जीव में सामान्य गुणसूत्र संख्या का विचलित हो जाना ही बहुगुणिता कहलाता है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। तो बहुगुणिता क्या होता है? किसी जीव में सामान्य गुणसूत्र संख्या का विचलित हो जाना बहुगुणिता कहलाता है। बहुगुणिता जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। बहुगुणिता कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है असत्य गुणिता, एक होता है सत्य गुणिता। असत्य गुणिता को बोलते हैं एनोपोलिपोलाइडी और सत्य गुणिता को बोलते हैं यूपोलिपोलाइडी, ठीक है। तो असत्य गुणिता क्या होता है? तो कोशिका विभाजन के साथ क्रोमेटेड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है, तो इसे असत्य गुणिता कहते हैं, ठीक है। जैसा पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पोलीपोलाइडी क्या होता है, बहुगुणिता क्या होता है। बहुगुणिता वह अवस्था होती है जिसमें सामान्य गुणसूत्र संख्या विचलित हो जाता है। फिर उसका बाद मैंने बताया असत्य गुणिता क्या होता है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटेड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम जो रहेगा उसकी अधिकता या हानि हो जाती है, ठीक है। जो क्रोमोसोम होता है उसकी अधिकता या हानि हो जाती है, तो इसी को असत्य गुणिता कहते हैं। सत्य गुणिता क्या होता है? तो सामान्यतः जीव में प्रत्येक कायिक कोशिका में जीनोम की प्रतियां उपस्थित हैं। प्रतियां मतलब उनका कॉपी उपस्थित रहती है, ठीक है। जैसे आप लोग जेरोक्स करवाते हैं तो ऐसी कॉपी निकल जाती है, उसी प्रकार की उनकी प्रतियां उपस्थित होती हैं। जब जीव की कायिक कोशिकाओं में जीनोम की दो से अधिक प्रतियां बनती हैं तो इसे सत्य गुणिता कहते हैं, ठीक है। असत्य गुणिता मैंने आप लोग बताया कि इसमें क्रोमेटेड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या कमी हो जाती है। सत्य गुणिता में क्या होता है? इसमें जीनोम की दो प्रतियां उपस्थित होती हैं, ठीक है। जब जीव की कायिक कोशिकाओं में जीनोम की दो से अधिक प्रतियां बन जाती हैं तो उसे सत्य गुणिता कहा जाता है। और असत्य गुणिता में जब क्रोमोसोम एक क्रोमेटेड के विसंयोजन की अनुपस्थिति में एक क्रोमोसोम की अधिकता या कमी रहती है तो उसे असत्य गुणिता। और जब जीनोम की दो से ज्यादा प्रतियां बन जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सत्य गुणिता बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन। पोलीप्लाइडी क्या होता है? किसी जीव में सामान्य गुणसूत्र संख्या का विचलित हो जाना ही बहुगुणिता कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, असत्य गुणिता, सत्य गुणिता। सत्य गुणिता क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटेड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है तो इसे असत्य गुणिता कहते हैं। सत्य गुणिता क्या होता है? तो जीव की प्रत्येक कायिक कोशिका में जीनोम की दो प्रतियां उपस्थित होती हैं। जब जीव की कायिक कोशिकाओं में जीनोम की दो से अधिक प्रतियां बनती तो इसे असत्य गुणिता कहते हैं। यह केवल पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में इसका पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है। सत्य गुणिता जो होता है केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता, जंतुओं में इसका अभाव होता है, ठीक है। यह भी दो प्रकार का होता है। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ सही इंपॉर्टेंट इसीलिए, ठीक है। यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वबहुगुणिता और एक होता है परबहुगुणिता। और सबसे ज्यादा स्वबहुगुणिता पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में स्वबहुगुणिता बहुत बार पूछा है। ऑटोपोलिपोलाइडी और एलोपोलिपोलाइडी। ऑटोपोलिपोलाइडी क्या होता है, एलोपोलिपोलाइडी क्या होता है, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। पहले ये जानते हैं कि सत्य गुणिता क्या होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सत्य गुणिता वह अवस्था होती है जब जीव की प्रत्येक कायिक कोशिका में जीनोम की दो प्रति उपस्थित होती है। लेकिन जब जीव की कायिक कोशिका में जीनोम की दो से अधिक प्रतियां बनती तो उसे सत्य गुणिता कहते हैं। अब इसी से स्वबहुगुणिता भी बना होगा। तो वहां पे हमने देखा कि दो प्रतियां होती हैं, दो से अधिक हो जाएंगी तो उसे सत्य गुणिता कहते हैं। अब स्वबहुगुणिता क्या बोलता है? स्वबहुगुणिता बोलता है जब जीव की सभी कायिक कोशिकाओं में उपस्थित जीनोम की प्रतियां एक ही जाति की होती हैं। जब जीव की सभी कायिक कोशिकाओं में उपस्थित जीनोम की जो प्रतियां होती हैं वह एक ही जाति की होती हैं तो इसे स्वबहुगुणिता कहते हैं। वहां पर हमने आप लोग को बताया कि इसमें जो कायिक कायिक प्रतियां होंगी, जीनोम की जो प्रतियां होंगी वो दो होनी चाहिए, दो से अधिक होगी तो उसको बोलते हैं सत्य बहुगुणिता। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब जीव की कायिक कोशिकाओं में उपस्थित जीनोम की प्रतियां एक ही जाति की होंगी तो उसे स्वबहुगुणिता कहते हैं। अगला है परबहुगुणिता। जब जीव की सभी कायिक कोशिकाओं में उपस्थित जीनोम की प्रतियां एक से अधिक जातियों की होंगी तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे परबहुगुणिता कहते हैं। तो यह था आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जीएम क्रॉप क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम के लिए जीएम क्रॉप।
तो जीएम क्रॉप का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग के जरिए, ठीक है, क्या किया जाता है, ट्रांसफरिंग किया जाता है, ठीक है। इसमें ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी लगाया जाता है, मतलब कि किसी पौधे के जीन को दूसरे पौधे में डाल दिया जाता है, क्योंकि कुछ लक्षण उसमें का उसमें मिल जाए और कुछ लक्षण उसमें का दूसरे में मिल जाए, इसकी वजह से। तो जीएम क्रॉप वे क्रॉप होते हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को दूसरे पौधे में डालकर विकसित किया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक पौधा है, ये मान लीजिए दूसरा पौधा, ठीक है, इसके जीन को निकाल कर इस पौधे में डाल देंगे तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप वह अवस्था होती है या जीएम क्रॉप वे क्रॉप होते हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को दूसरे पौधे में डालकर विकसित किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यदि आपसे पूछ दिया तो बोल दीजिएगा बीटी कपास। बीटी कॉटन जो है इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया गया वैरायटी है, ठीक है, बीटी कपास। अगला इंपॉर्टेंट आप जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का क्या महत्व है, ठीक है। तो जीएम क्रॉप बीजों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके मनचाहा बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। जीएम क्रॉप में बीजों में वैज्ञानिक जीएम क्रॉप से बीजों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके मनचाहा बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। जीएम क्रॉप कीटे, सूखे जैसी पर्यावरण परिस्थिति और बीमारी के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, ठीक है। जीएम क्रॉप जो होता है इसके अंदर ऐसा लक्षण आ जाता है कि यह सभी रोगों के प्रति और कीटों के प्रति, अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति क्या हो जाए, प्रतिरोधी हो जाए। अगला है, इनमें कीटनाशक व उर्वरक की मात्रा ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं होती। जीएम क्रॉप में कीटनाशक और उर्वरक की मात्रा ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जीएम का के माध्यम से फसलों के उत्पादन और पोषक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जीएम के माध्यम से फसलों की उत्पादकता है व पोषण क्षमता उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यह था जीएम क्रॉप के बारे में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या मैंने बताया, बीटी कपास। चलिए आगे चलते हैं। असंगजनन या एपोमिक्सिस, ये देखिए बहुत बार एग्जाम पूछा है, ठीक है। असंगजनन या एपोमिक्सिस को बोला जाता है। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है उसे असंगजनन कहते हैं, ठीक है। प्रजनन की वह विधि या प्रजनन की वह अवस्था जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है, निषेचन नहीं होगा लेकिन भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, उसी को असंगजनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। निषेचन की या प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है उसे असंगजनन कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि कोई पूछ जाए एपोमिक्सिस क्या होता है, देखिए अंग्रेजी हिंदी में तो इसको कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप लोग इंग्लिश भी जानते रहिए, एपोमिक्सिस को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। असंगजनन हिंदी में भी कहते हैं और भी कुछ कहते होंगे, लेकिन एपोमिक्सिस इंग्लिश में कहते हैं। प्रजनन की अवस्था जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है उसे असंगजनन कहते हैं। अगला है गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन क्या होता है। तो युग्मक जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विगुणित या अगुणित अग्रगामी कोशिकाएं कोशिका विभाजन से गुजरती हैं, ठीक है। द्विगुणित या अगुणित अग्रगामी कोशिका विभाजन से गुजरती हैं और परिपक्व अगुणित युग्मकों का निर्माण करती हैं, ठीक है। युग्मक जनन क्या होता है, तो समझ में आया कि युग्मक जनन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, द्विगुणित और अगुणित अग्रगामी कोशिकाएं जो होती हैं वह कोशिका विभाजन से गुजरती हैं, मतलब उनका कोशिका विभाजन होता है और परिपक्व अगुणित युग्मकों का निर्माण करती हैं, तो इसी को बोला जाता है युग्मक जनन। अगला देखेंगे दूरस्थ संकरण, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। तो यह क्या होता है, जब दो अलग अलग जातियों के पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे दूरस्थ संकरण कहा जाता है, ठीक है। दूरस्थ संकरण, दूरस्थ संकरण क्या होता है, जब दो अलग अलग जातियों के पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे दूरस्थ संकरण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतराजातीय संकरण, दूसरा होता है अंतरावंशीय संकरण। अंतराजातीय से मतलब समझ रहे हैं कि उसकी जाति अलग होगी, स्पीसीज अलग होगी। तो जब एक ही वंश की दो जातियों के मध्य संकरण कराया जाता है उसे अंतराजातीय संकरण कहा जाता है, ठीक है। जब एक ही वंश की दो जातियों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे अंतराजातीय संकरण कहा जाता है। एक ही वंश का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है। इस पौधे से जो बीज प्राप्त हुआ, इस पौधे से जो बीज प्राप्त हुआ उस बीज का, ठीक है, उस बीज से फिर एक पौधा तैयार होगा, फिर इसके बीज से फिर एक और इधर पौधा तैयार होगा। तो इन दोनों के बीच सब संकरण कराएंगे तो उसको बोलेंगे क्या, अंतरजातीय संकरण, क्योंकि यह जो दोनों पौधा है इसी के वंश का, इसी के कुल का है। जैसे हम हैं, ठीक है, हमारे पापा हो गए, हमारे दादा हो गए, दादी हो गई, तो हम लोग क्या है, एक ही वंश के, एक ही कुल के हैं, बोलते हैं ना कि वंश हैं। तो जब एक ही वंश के दो जातियों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे अंतरजातीय संकरण कहते हैं। अंतरावंशीय संकरण क्या होता है,
जब दो अलग अलग वंश की जातियों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे अंतर जातीय संकरण कहते हैं, अंतरावंशी संकरण कहते हैं। ठीक है, अंतरावंशी संकरण मैं आप लोग समझा देता हूँ। एक मान लीजिए गेहूं का पौधा यहाँ पर है, एक गेहूं का पौधा यहाँ पर है। ठीक है, इससे जो बीज प्राप्त होगा उससे एक पौधा तैयार होगा, इससे जो बीज प्राप्त होगा एक पौधा इससे तैयार होगा। तो इस दो अलग अलग वंश के बीजों के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है अंतरावंशीय संकरण। क्या बोला जाता है? अंतरावंशीय संकरण। अंतराजातीय संकरण क्या होता है वो अभी मैंने बता दिया। तो अभी तक मैंने कितना बताया? 5 से 6 क्वेश्चन बताए जो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा पादप क्वारंटाइन। ठीक है, पादप क्वारंटाइन या इसको देता है पादप संगरोध। ठीक है, प्लांट क्वारंटाइन जैसे होता था, प्लांट क्वारंटाइन जो होता है उसी को बोला जाता है पादप संगरोध। जैसे लॉकडाउन लगा था तो जैसे क्वारंटाइन में क्या किया जाता था, जब सभी कोई बाहर जाता तो उसको क्वारंटाइन किया जाता था, मतलब घर से कुछ दूर पर अलग उसको रखा जाता था। ठीक है, तो उसी प्रकार से पौधों में होता है। जब पौधा जो होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में आता है तो उसको क्या किया जाता है, कुछ दिन के लिए उसको अलग रखा जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है पादप क्वारंटाइन। यह क्यों किया गया? तो यह इसलिए किया गया क्योंकि एक देश है, और एक देश है मान लीजिए, छोड़िए क्यों होता है इसको जान लीजिए पहले। इसका प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जो कीट हैं, रोग हैं, वो सब दूसरे देश से जब अपने देश में कोई भी चीज आता था या अपने देश से दूसरे देश में जाता था तो उन सभी चीजों के साथ, उन सभी प्रोडक्ट के साथ दूसरे देश में चला जाता था और उस देश से दूसरे देश में आ जाता था। इसके लिए क्वारंटाइन का यूज किया गया और इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, सीड एक्ट बनाया गया, बीज अधिनियम कई सारे बनाए गए। ठीक है, तो ये सब बनाए गए, आप लोग इसको 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इतना जानते हैं कि प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है। प्लांट क्वारंटाइन में पौधों को अलग रखा जाता है। पादप संग्रह एक तकनीक होती है जिससे क्या होता है, इससे रोग रहित और कीट रहित पादप भी तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो यह होता है पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटाइन। और उसके बाद मैंने प्लांट इंट्रोडक्शन आप लोग बताया। डोमेस्टिकेशन आप जान लीजिए, डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन को बोला जाता है ग्राम्यण, ग्राम्यण। ठीक है, जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर उसे नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो उसको तो बोल दिया जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगाने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, डोमेस्टिकेशन किसी कोई पादप की जाति है या जंगल है। ठीक है, इस जंगल में यह पादप की जाति पाई जा रही है तो यह जो पादप की जाति है यह देख रहा है कि खाने के योग्य है, इसको लाकर हम क्या करेंगे, जंगल से अपने गांव में क्या करेंगे, मनुष्य की देखरेख में, ग्रामीणों के वातावरण में मनुष्य की देखरेख में उगाएंगे, उचित टाइम पे पानी देंगे, उसकी खरपतवार को नियंत्रित करेंगे। तो इस प्रोसेस को करेंगे तो इस प्रकार के प्रोसेस को बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक लाकर लगाने में और इसकी देखरेख करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है डोमेस्टिकेशन। कोई भी पादप किस्म को, पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगाने की प्रक्रिया को ही डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो भी मैंने बताया अच्छे समझ में आ गया होगा। और आज ही आप लोगों का एग्जाम है, अभी मैं वीडियो लंबा बनाऊंगा तो आप लोग को पढ़ने में भी लेट होगा और एग्जाम भी आज ही है। तो आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।